अटल बिहारी वाजपेयी उन पे फिल्म आ रही है। मैं अटल हूँ और ये हैं पंकज त्रिपाठी। बचपन में मेरा भी संघ में और विद्यार्थी परिषद में जुड़ाव रहा। मैं गया हूँ शाखा पे। अरे वो तो बॉलीवुड के बाबा ठीक हैं। और प्रियंका जी के शेयर करने के बाद मैं देखता हूँ मेरे फॉलोअर्स कितने बड़े हैं। बाबा को भी फॉलोअर्स चाहिए। विजडम तो हर बिहारी में होती है। हमारे पास है क्या? लैंडलॉक स्टेट है, न उद्योग है न धंधा है, सिर्फ विजडम और पॉलिटिक्स। आपको जो प्रोस्थेटिक वगैरह लगा तो आपका जो फेस लॉक था उसने आपको पहचानने से हाँ, वो तो इनके सामने ही मेरे घटना। सामने ही हुआ, मैंने बोला यार मैं खुला मैं बोला विनोद जी देखो पहचान नहीं रहा है तो चेहरा मेरा। अभी जावेद अख्तर ने एनिमल को लेके बोला। जन दर्शकों का और मतदाताओं का कम मूल्यांकन करते हैं तो हम लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। अटल जी नहीं लग रहे हैं, पंकज त्रिपाठी लग रहे हैं। तो तुम मुझे नापसंद करते हो, ये बात भी मैं पसंद करता हूँ। ये अटल जी नहीं कही है। क्या बात है। कभी नेताओं के भाषण के पहले माहौल बनाने वाला लड़का जो इतना बड़ा एक्टर बन जाता है, जिसे नाना पाटेकर कहते हैं कि छोटा रोल क्यों कर रहे हो, फिर उसे बटेश्वर के लड़के का एक बहुत बड़ा रोल मिलता है। और वो वैसा रोल जिसे वो कभी जिस शख्स को वो कभी पटना के गांधी मैदान में 3-4 लाख की भीड़ के बीच में 21 साल की उम्र में खड़ा होकर सुन के आया था, और वो शख्स हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उन पे फिल्म आ रही है। मैं अटल हूँ और ये हैं पंकज त्रिपाठी। और फिल्म के डायरेक्टर रवि यादव हमारे साथ हैं, संदीप सिंह हैं और विनोद भानुशाली। कैसे हैं आप लोग? हम बढ़िया हैं, बहुत अच्छे। आपका मैं अभी मैंने सोचा था पहला कुछ और सवाल पूछूंगा। मैंने सोचा था विनोद से शुरू करूंगा, लेकिन मैं अभी देख रहा था प्रियंका चोपड़ा का वो इंस्टाग्राम। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया 4-5 साल पहले का। उसमें उन्होंने लिखा है विजडम, आपका वीडियो है वो। और उसमें उन्होंने आप बता रहे हैं कि सब कहाँ जाना है, स्लो ज़िंदगी जीनी है, इत्मीनान है, ठहराव है। मेरे एक दोस्त कहते हैं कि बॉलीवुड के एकदम बाबा, साधु पुरुष। अरे वो तो बॉलीवुड के बाबा ठीक हैं। और प्रियंका जी के शेयर करने के बाद मैं देखता हूँ मेरे फॉलोअर्स कितने बड़े हैं। बाबा को भी फॉलोअर्स चाहिए मार्केट में। फॉलोअर्स का जमाना है। कलयुग के दौर में जी रहे हैं गुरु। कलयुग के दौर में जी रहे हैं। सुना है जब आप शूटिंग कर रहे थे इसकी, अटल जी की। नहीं, वो मैं आभारी हूँ उनका। उनको अच्छी लगी हुई बात इसलिए उन्होंने शेयर किया होगा। नहीं, वो विजडम लिख रहे हैं भाई। हाँ, तो विजडम तो हर बिहारी में होती है। हमारे पास है क्या? लैंडलॉक स्टेट है, न उद्योग है न धंधा है, सिर्फ विजडम और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। हाँ, उस पर जितना बतिया लीजिए। चलिए पॉलिटिक्स पे ही बतियाते हैं, मतलब फिल्म पे, पॉलिटिक्स पे नहीं। आप आरएसएस की शाखा में जाते थे, एबीवीपी में रहे आप, उसके बाद फिर अटल जी की, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया, अटल जी की आपने ज़िंदगी में 2 रैलियाँ आपने अटेंड की, दोनों अटल जी की थी। तो ये जो था, जो मैंने अभी एक लाइन में बोल दिया, इसका क्या प्रभाव रहा जब आप फिल्म आपके पास आई? इसका भी असर पड़ा कुछ जो आपकी अपब्रिंगिंग थी? हाँ, बिल्कुल असर पड़ा। क्योंकि जब लोगों ने बोला तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, मैंने सोच लिया तो मुझे लगा कुछ तो उनके जीवन का के समानांतर या समान अनुभव तो है ही मेरे पास। एक वैसे ही अति साधारण परिवार से आता हूँ। बचपन में मेरा भी संघ में और विद्यार्थी परिषद में जुड़ाव रहा। मैं गया हूँ शाखा पे, चाहे विद्यार्थी परिषद में था, रंगमंच के आने के कुछ साल पहले तक था ही। तो मुझे लगा कुछ तो समानांतर है हम दोनों में। अब उनकी रुचि राजनीति में और पोइट्री में चली गई, मेरी रुचि फिर सिनेमा के अभिनय में चली गई। मार्ग अलग हो गए। मैं उनके विचारों को, भावनाओं को बेहतर समझ सकता हूँ और इमिटेट नहीं करूँगा, नकल नहीं करूँगा। मैं यही प्रयास करूँगा कि उनके विचार, व्यक्तित्व को समझूँ और प्रदर्शित करूँ। अच्छा, इमिटेशन से याद आया, कई सारे लोग आप तक शायद पहुंचा होगा, ये सवाल भी पहुंचा होगा। मैं आगे पूछने जा रहा था लेकिन आपने इमिटेशन शब्द इस्तेमाल कर लिया तो इससे सवाल निकल आया। कई लोग ये क्रिटिसिज्म संभवतः आपके पास पहुंचा होगा कि अटल जी नहीं लग रहे हैं, पंकज त्रिपाठी लग रहे हैं। तो इस क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं आप? हालांकि आप उसमें जवाब यही देंगे कि जब आप फिल्म देखिए तो फिर बताइए, ये जवाब नहीं। स्वागत है उस क्रिटिसिज्म का। हाँ। तुम मुझे नापसंद करते हो, ये बात भी मैं पसंद करता हूँ। ये अटल जी नहीं कही है। क्या बात है। तो हम भीतर से लोकतांत्रिक हुए हैं। जिसको जो राय देना हो उसका स्वागत है। लेकिन राय मतलब ये दूध है कि छाछ है, उसका स्वाद ले लीजिए फिर रखिए।
तो वो बाकी सब स्वागत है वो। अब इसमें भी स्वागत है, अच्छा। आप ट्रेलर देख के भी राय बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। हर किसी, भाई लोकतांत्रिक देश है, फ्रीडम स्पीच है, तो उसमें हर कोई अपना अपना राय रख सकता है। पर इंटरनेट की दुनिया में आधे लोगों को पता नहीं है कि किसकी राय है, कौन रख रहा है, कहाँ रख रहा है, इस राय का क्या होगा, फिर बाद में राय का अचार डालेंगे। हाँ, ऋचा चड्ढा भी यही कह रही थी चंडीगढ़ में बैठा चिंटू कुछ कह रहा है, उससे तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है, ऐश्वर्या राय को लेके। नहीं, मैं चिंटू नहीं कहूँगा, मैं उस व्यक्ति का भी सम्मान करूँगा। हाँ, मैं राय की बात की कि अपनी राय बनाने और रखने के पहले आप उसका मूल्यांकन करें कि क्यों आवश्यक है। हम कितनी इंटरनेट सुबह उठता है और सुबह से शाम तक कितनी चीज़ें ट्रेंडिंग होती हैं। हाँ, हाँ, न जाने के याद है परसों क्या ट्रेंड हुआ था? नंबर 1 ट्रेंड परसों क्या था XYZ पे? नहीं यार। किसी को याद नहीं है। फिर इसका क्या अर्थ? हम एक सिनेमा बनाना चाहते हैं कि आप देख के जाएं और 1 साल बाद भी कहीं बैठे तो बोले यार वो फिल्म याद है ना, वो सीन याद है ना, क्या सीन था वो, यार वो फिल्म बड़ी अच्छी थी। तो इंटरनेट के ट्रेंड और इंटरनेट की राय का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य है नहीं। याद है आपको, आप मनोज बाजपेयी के साथ एक अभी हाल ही में आपने फिल्म की है, तो जी। एक बंदा काफ़ी सिर्फ है। एक बंदा काफ़ी है। सिर्फ एक बंदा काफ़ी। तो चूंकि आप सेट पे भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है मुलाकात हुई होगी, आपने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म भी, आप ये फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहे हैं संदीप के साथ। दोनों में क्या अंतर है, पंकज त्रिपाठी में और मनोज बाजपेयी? अरे भाई साहब मैं इसके बाद में भी मनोज भैया की पिक्चर कर रहा हूँ। तो हो गई ऑलरेडी, शूट और रिलीज होगी अभी। भैया जी तो हाँ, भैया जी वाली ना। तो नहीं बात कर सकते ना ऐसे अच्छा, यार। नहीं कर सकते। अच्छा, सॉरी। कुछ और पूछ लो। अच्छा, नहीं, अरे अंतर तो दोनों में है, दोनों का मतलब बहुत अंतर होगा, दोनों दो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, हाँ, तो उसमें अंतर होगा। नहीं एक्टिंग या फिर उनसे मिले आप मिले होंगे, इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है। एक बात मैं पूछ सकता हूँ कि दोनों है ना एक दूसरे, मतलब मैं उनसे जब पंकज भाई से बात करता हूँ मनोज भैया की तो हाईएस्ट रिस्पेक्ट, और जब मनोज भैया की बात करता हूँ पंकज भैया के लिए के पंकज भाई के हम लोग ये अटल के दौरान पिक्चर है, ही ऑल्सो हैज़ दैट सेम रिस्पेक्ट एंड लव। तो जब भी नहीं तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, एक एक्टर आपस में जब बात करते हो तो बहुत प्रतिद्वंदिता होती है। हाँ, वो मैंने नहीं देखी दोनों में। मतलब ही हैज़ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मनोज भाई, मनोज भाई बस इक्वली एक लव होता है, अरे ये नहीं यार। तो ये चीज़ मेरे को, क्योंकि दोनों के साथ में काम कर रहा था, इसके लिए मौका हो रहा था बार बार मिलने का। तो दिस वन थिंग आई वुड डेफिनेटली से। रवि जी, कब सोचा आपने कि फिल्म बनानी है? जब मुझे प्रोड्यूसर ने फ़ोन किया अटल बिहारी वाजपेयी के इन पे फिल्म बनानी है, तब सोचा। अच्छा, आपने फ़ोन किया था सर? संदीप ने पहले मुझे फ़ोन किया था, बाद में हम लोग विनोद जी के पास फर्स्ट टाइम मिले थे। विनोद जी साइंड मी फॉर दिस, एंड वहाँ उन्होंने और एक बहुत अच्छी न्यूज़ बताई कि पंकज जी मेन रोल करेंगे। अच्छा, तो मैं बहुत लेट आया इस प्रोसेस में, अच्छा। एंड बट जब मालूम पड़ा कि अटल जी पे फिल्म बनानी है और उस पर पंकज जी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा इंटरेस्टिंग मौका नहीं होगा अपने आप का काम दिखाने के लिए। और आई वॉज ब्लेस्ड एक्चुअली, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मेन स्ट्रीम हिंदी मूवी में आपकी, मतलब हिंदी इंडस्ट्री में पहली फिल्म है आपकी। सेकंड, पहले एक बैंजो नाम की फिल्म की थी 2006, देन ताली वेब सीरीज की अभी सुष्मिता के साथ। वो रितेश देशमुख वाली है वो। हाँ, एंड देन सुष्मिता के साथ अभी वेब सीरीज की थी हाँ, ताली। अभी ये। लेकिन मेरे लिए सबसे, मैं इसको सबसे बड़ी फिल्म मानता हूँ अब तक की, हाँ। ये वाली। संदीप, क्या आपके दिमाग में क्या है कि आपने फ़ोन किया था, फिर पैसा लेने यहाँ पहुँचे, कैसे ये क्लिक कैसे किया कि अटल बिहारी वाजपेयी पे फिल्म बनानी है? सबसे पहले एक सवाल पूछा था आपने मनोज जी में और पंकज हाँ, जी में बिल्कुल, सिमिलैरिटीज, बिल्कुल, तो पहले उसका जवाब दे आपने भी प्रोड्यूस किया फिल्म? हाँ, अलीगढ़। अलीगढ़, हाँ। तो पंकज जी और मनोज जी में ये सिमिलैरिटीज है कि दोनों बिहारी हैं, दोनों खाने के शौकीन हैं, दोनों ही बहुत सिंपल हैं, दोनों खिलाने के भी शौकीन है। बहुत ज़्यादा। पंकज जी ज़्यादा, पंकज जी। सच्चाई बोलूँ तो, क्योंकि पंकज जी को खाना खिलाने का बहुत शौक है। उनको बोलो एक आदमी का खाना है तो वो 10 लोगों का बनवाते हैं। और दोनों को घर खरीदने का और प्रॉपर्टी का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, और दोनों रिश्ते बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो ये काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। और इन सबसे ज़्यादा कि वो दोनों अपने फिल्मों को चॉइस को लेकर
कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ उनको अपने फिल्म के चॉइस से दूर कर सकता है। तो अपने काम की बहुत इज्जत करते हैं, एक तो ये। दूसरा आपकी सवाल था 2021 में ही 20 से ही सोच रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बनाऊं, किसके पास जाऊं। 2021 में मैंने फाइनल कर लिया कि ये फिल्म बनानी है। और उसके बाद 2022 में जब विनोद तीसरी से आए और अपनी खुद की कंपनी खोला भानुशाली स्टूडियो, और मैं और विनोद एक दूसरे को कुछ 18-20 साल से जानते हैं, तो विनोद ने मुझे ऑफिस बुलाया और कहा कि कोई फिल्में हैं तो बता, हम लोग साथ में करते हैं। और मैंने उनको 3-4 फिल्में प्रपोज़ की और उसमें से उन्होंने अटल को सिलेक्ट किया और वो बायोपिक पे काम करना शुरू कर दिए। उसके बाद रवि सर के साथ मैं एक फ़िल्म कर रहा था, लेकिन रवि सर को मैंने बोला कि सर वो फिल्म अगर हम आगे पुश कर दें और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये फ़िल्म कर लें, तो रवि सर ने 1 सेकंड में हाँ कह दिया कि चलो करते हैं। और बट ऑब्वियस मेरे पास सिर्फ आइडिया था और सोच थी, पर पैसा विनोद जी के पास था। तो विनोद जी ने जब हाँ कहा तो मैंने सारा कारोबार उधर दे दिया उनको और उन्होंने तुरंत साइन कर लिया सबको और फिल्म कंप्लीट हो गई। पैसे का चक्कर बाबू है ये। हाँ। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपको जो प्रोस्थेटिक वगैरह लगा तो आपका जो फेस लॉक था उसने आपको पहचानने से हाँ, वो तो इनके सामने की घटना है। नहीं हुआ, मैंने बोला यार मैं बोला विनोद जी देखो पहचान नहीं रहा है तो चेहरा मेरा। तो मैं आता था अटल जी बन के, और जो उसके बाद मेरा फ़ोन पासपोर्ट से खुलता था, चेहरे को आईफोन जैसा चकमा खा गया। मेकअप आर्टिस्ट को दाद देना पड़ेगा ना, आईफोन डिटेक्ट नहीं कर पाया कि ये मेकअप है, हेयर है, कि मेरे मालिक हैं। हाँ, उसने कहा तो भाई अटल जी हैं। चोरी हो गई वो तो, कोई ये होता तो कॉल कर देता कि मिसिंग कंप्लेंट। अच्छा, मतलब आपने बोला कि आपने मिमिक्री नहीं की और ठीक बात है, ये अच्छी बात है। पर एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जो है नहीं अभी, यानी जिसको देखा नहीं, उसकी एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी बायोपिक करना बड़ा मुश्किल होता है। पर मुझे लगता है जिसको लोग देख चुके हैं उसके ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए जिसे देखा नहीं, मान लीजिए आपने बाजीराव का किया तो किसी ने नहीं देखा, आपने जो दिखा दिया उसने देख लिया। अब अटल जी की आप कर रहे हैं तो वो एकदम भाषण, हम लोग को याद है कि सरकार रहे चाहे न रहे, देश रहना चाहिए, एकदम उसी तरह आप हाथ करते हैं। तो जब आप ऐसे कैरेक्टर का या ऐसे व्यक्तित्व का रोल करने जा रहे होते हैं जिनको इतना ज़्यादा कंज्यूम किया है पब्लिक ने, वो कितना टफ होता है? बहुत टफ है वो, बहुत टफ है। उसमें क्या होता है कि देखो अब फिल्म रूपांतरण है, वो व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति का किरदार पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं, तो मुझे एक एसेंस रखना है, फ्लेवर रखना है उनका। मैं हूबहू कर भी नहीं सकता हूँ, कुछ भी कर लूँ, कितना भी कर लूँ, पर वो उनके जेस्चर, पोस्चर, हाव भाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी चेतना, उनके विचार। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि जो जो आकार है वो चले जाएगा, लेकिन जो साकार है वो आकार है वो चला जाएगा, जो निराकार है वो, उसकी बात हो रही है कि आत्मा पकड़ना है, उनकी चुनौतियों को पकड़नी है। हम अटल जी के सिर्फ स्पीचेज को जानते हैं क्योंकि वहीं पब्लिक फोरम पे उपलब्ध है, या उनकी कविताएं। क्या किसी ने देखा है अटल जी घर में कैसा आचरण और कैसा व्यवहार मैनरिज्म होता था? क्या किसी ने बटेश्वर के उस बच्चे से मुलाकात की है जो आगे चल के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने? उनकी चुनौतियां कैसी थी? तो हम उनके स्पीचेज और कविता जानते हैं, उनकी कहानी नहीं जानते हैं। उनकी कहानी हम बताएंगे सिनेमा के थ्रू। और ये सिनेमा मीन्स एक दुनिया को रिक्रिएट करना। ये रवि जी और ऋषि विरमानी ने दिमाग में सोचा कि चूंकि ये रियल व्यक्ति हैं तो किताबें पढ़ के, रेफरेंस लेके, रिसर्च करके कि हम इस शेप में इस कहानी को ले चलते हैं, क्योंकि जीवन बहुत विशाल है। फिल्म 2 घंटे 20 मिनट की है, तो कौन सा हिस्सा रहेगा, और ऐसा प्लेसिंग करें कि वो स्क्रीन प्ले लगे, वो सिनेमा लगे। तो आप जब, जैसे ट्रेलर जो है उपन्यास का एक प्रस्तावना होता है ना, अगर उपन्यास के संदर्भ में कहूँ तो ट्रेलर वो प्रस्तावना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उपन्यास पढ़ लिया। तो आप जब फिल्म देखेंगे, फिल्म शुरू होगी 10वें मिनट बाद आप अटल जी के उस मैनरिज्म को जो आपने यूट्यूब में देखा है और जिसकी आप कल्पना मुझसे कर रहे हैं, वो गौण हो जाएगा। फिर आप उस व्यक्ति के साथ यात्रा करने लगेंगे। चूंकि अभी फिल्म नहीं, अभी ट्रेलर है, तो मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन लोग करेंगे, और करें, स्वतंत्र हैं करने के लिए।
तो खैर सवाल क्या था, मैं भूल जाता हूँ सवाल। यही था ना? यही था, आपने जवाब दे दिया। तो हाँ, तो वो चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि पब्लिक फोरम में अब उनके मौजूद हैं, पर अगेन बात मैं कर रहा हूँ अभिनय के उस स्तर का जहाँ पे हम इमिटेशन और मिमिक्री छोड़ के हम चेतना की, विचार की, व्यक्तित्व की, मनोदशा की, स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, में बायां हाथ नीचे आया कि दाहिना हाथ ऊपर गया, से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी मनोदशा क्या थी। ये बाहरी चीज़ है, जो आंतरिक था ये तो स्पीकर है, एम्पलीफायर तो कहीं और है। तो हम उस चेतना की बात कर रहे हैं। देखा, जीवन बदल दूंगा। रवि जी, एक बायोपिक में कास्टिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ अटल जी की कास्टिंग नहीं थी, आपने पंकज त्रिपाठी को कर लिया, कास्ट कर लिया, और उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो हाँ, जो एक्टर वो अच्छे हैं वो, और आपने सोचा होगा कि उनको अपना प्रोस्थेटिक वगैरह लगा के अटल जी बना देंगे। दूसरा हो सकता होगा एक चेहरा है उनका अटल जी, मतलब एक चेहरा है ताकि फिल्म ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लेकिन जो अन्य कैरेक्टर हैं जो हम लोग को दिखता भी है उसमें, मैं सुषमा स्वराज में, उनकी कास्टिंग का प्रोसेस कैसा रहा? अगेन प्रॉपर ऑडिशंस हुए सबके। कविश सिन्हा हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे। वो बहुत ही लाइक उन्होंने पूरा स्क्रीन प्ले पढ़ा था, उनकी टीम भी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने भी पूरा स्क्रीन प्ले पढ़ा था। हर कैरेक्टर के उन्होंने काफ़ी सारे ऑडिशंस किए। उस ऑडिशन से बेसिकली फिर डिसाइड किया गया कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक जाता है। अगेन नॉट इन टर्म्स ऑफ मैनरिज्म या और मिमिक्री, कौन वो भावना लेके आ सकता है अपने अपने संवादों के थ्रू। सुषमा स्वराज की जैसी सेम ना हो चलेगा, लेकिन वो जो एंगर था उनके मन में वो आ रहा है क्या, जो अटल जी के प्रति उनका निस्सीम उनका आदर था वो आ रहा है क्या, तो वो इम्पोर्टेंट था। हमने तो पहले ही डिसाइड किया था कि मिमिक्री कोई भी कैरेक्टर करेगा नहीं, और वो हमने की नहीं कहाँ भी। प्रोस्थेटिक भी हमने पहले डिसाइड किया मिनिमम होगा, बट वो मिनिमम इतना तकलीफदायक होगा हमको बाद में मालूम पड़ा। ये सब मिनिमम प्रोस्थेटिक फ्रैंकली इज जस्ट द नोज, बट द वेदर क्लाइमेट जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, वेदर कंडीशंस आर वेरी बैड बेसिकली, तो वो ये था। तो ये डिसाइड हुआ था कि मिमिक्री नहीं करेंगे, प्रोस्थेटिक मिनिमम करेंगे हम लोग, एंड हम लोग उनका बॉडी लैंग्वेज या ये फॉलो नहीं करेंगे। जैसे पंकज जी ने सही कहा कि हम विचारों को फॉलो करेंगे, तो एंड तक वही किया गया, और सभी कास्टिंग के बारे में सेम आपको दिखेगा। प्रोड्यूसर के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट चुनना कितना मुश्किल होता है? मतलब जैसे एक डायरेक्टर होता है, एक एक्टर होता है, मान लीजिए एक एक्टर ने स्क्रिप्ट चुनी, सब एक्टर से पूछते हैं कि आपने कैसे स्क्रिप्ट का चुनाव, आप कैसे करते हैं। मैं प्रोड्यूसर से पूछ रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट कैसे चुनता है, क्या क्लिक करता है, क्या उसमें उसकी सेंसिबिलिटीज़ जो होती हैं पुरानी वो काम करती हैं, या फिर लगता है कि यार ये चलने वाला टॉपिक है इसलिए बनाना है, या फिर दिल के ज़्यादा करीब है इसलिए बनाना है। नहीं, शायद वो 30 साल का जो तजुर्बा है मेरा वो बहुत काम आया मुझे। लेकिन अटल जी की फिल्म हमने चूज़ नहीं की, अटल जी ने चूज़ किया शायद, क्योंकि 100th ईयर है, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने सोचा क्यों नहीं, वो हमें आज तक नहीं समझ में आ रहा। मतलब कितनी बार हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि यार क्यों पिक्चर नहीं किसी ने सोचा बनाना, शायद ये हमारे भाग्य में था। तो ब्लेसिंग्स की तरह से ये पिक्चर हमारे पास आई, और दो नेशनल अवार्ड, मतलब एक्टर नेशनल अवार्ड एक्टर है, नेशनल अवार्ड डायरेक्टर। और जब वो फिल्म बनाते तो एकदम मैजिक हुआ है। जब आप फिल्म देखेंगे 19 जनवरी को, तब मतलब हम लोगों ने क्योंकि फिल्म देखी है, बट जब फिल्म आप लोग तक पहुंचेगी, जनता तक पहुंचेगी, तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी, इतना हम बोल सकते हैं। तो ये चॉइस ऑफ सिनेमा कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको अब जब पैसा डालते हो कमर्शियली, तो आपको पैसा रिटर्न भी चाहिए, प्लस आपको एक रेस्पेक्ट भी चाहिए कि आप एक फिल्म मेकर हो, आपने एक ऐसी फिल्म बनाई जो पब्लिक को पसंद आई। सो शायद सर आप अभी, मतलब मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, ये हो सकता है विषयांतर भी हो जाए, आप कहेंगे कि विषयांतर है, तो विषयांतर तो मीडिया करते रहती है। हाँ, तो इसलिए पर फिर भी मैं चाहूँगा इसका आप जवाब दें कि अभी जावेद अख्तर ने एनिमल को लेके बोला, उन्होंने कहा कि फिल्म जो है, ऐसी फिल्में हिट होना ख़तरनाक है। तो क्या ये जनता पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि कौन सी फिल्म वो हिट कराए, कौन सी ना हिट कराए? बिल्कुल जनता पे तो छोड़ देना क्या चाहिए। हमें ये उसे प्रीच करना चाहिए कि आपको कौन सी फिल्म हिट करानी आप दर्शकों का और मतदाताओं का कम मूल्यांकन करते हैं तो हम लोग कुछ भी बोलते रहते हैं कि जनता को ऐसा करना चाहिए, जनता को। यस, आई नो कि मैं एक अभिनेता हूँ, मैं समाज सुधारक नहीं हूँ। वो भी एक लिरिक्स राइटर हैं मेरे ख्याल से, समाज सुधारक।
तो पर उनकी अपनी अगेन ये फ्रीडम स्पीच है, अगर जावेद साहब ऐसा सोचते हैं तो उसका भी स्वागत है, मैं उसका भी प्रतिरोध नहीं करूंगा। और जनता ने देखा है, पसंद किया, तो उनका भी स्वागत है। अब अलग बात है कि आप उस एक आम जनता की राय लेने तो कोई जाता नहीं है कि उनकी क्या राय है। तो मैं तो बड़ों के भाई कनियों के भाई, समझे। नहीं समझे। मैं दूल्हे का भी भाई हूँ और मैं दुल्हन का भी भाई हूँ। अच्छा। मैं दोनों तरफ हूँ, मैं जनता की तरफ भी हूँ, जावेद साहब की तरफ भी हूँ और सेंसर बोर्ड की तरफ भी हूँ। हाँ, बस मैं दो बहुत छोटे छोटे आपसे सवाल पूछ के ख़त्म करूँगा आप सब लोगों से। एक तो जैसा क्या आपसे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा होगा कि आपने इलेक्शन के माहौल पे ये फिल्म बनाई, क्या उसे भुनाने के लिए? मेरा ये सवाल नहीं है। क्या हाँ, इसलिए क्योंकि पहले ही आप लोग पता चले भड़क जाएं। नहीं काय भड़केंगे, नहीं, एक दिमाग में होता है। महज संयोग है। हाँ वही तो सवाल ये है, क्या सिनेमा में इतनी ताकत होती है कि वो जन के मानस को प्रभावित कर सके, या सिर्फ फैशन और स्टाइल को लेके ही सिनेमा प्रभावित करता है? मुझे नहीं लगता है जन के मानस को अगर प्रभावित करेगा भी तो अच्छे सेंस में, बुरे सेंस में तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। अच्छा। तुम्हें आज तक, मेरे को नहीं याद कि कोई बच्चा आए पिक्चर देख के और बोले मुझे विलेन बहुत अच्छा लगा तो मैं भी विलेन बनूंगा जीवन में। नहीं, हम किसी भी कहानी में से कहानी को कहने के लिए भला बुरा अच्छे किरदार होते हैं, बट ऑडियंस को जो पिक करना है वही लेगी, उसमें से जो निकालना है। सेम सवाल सब लोग। इसके बाद एक और सवाल फिर खत्म। नहीं, जैसे पंकज जी ने कहा कि फिल्मों में अंधाधुंध गोलियां चलती हैं कोई भी वजह से, कि भाई मेरा लड़ाई हो गया तो मैं तो सीधा गोली मार दूंगा। असली ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं करता है, उसको मालूम है पुलिस है, प्रशासन है, उठा के डाल देंगे अंदर। तो आई थिंक प्रभावित होना मूर्ख नहीं होते हैं ना, जो फिल्म देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई तो अच्छी सीख डेफिनेटली जाती है, और उस सीख को जो लेके चेंज कर लेता है, तो दैट मीन्स दैट योर फिल्म हैज़ वर्कड। जो आपका पर्पस था फिल्म बनाना, वो आपका काम आया है। मुझे लगता है ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। आज तक आपने अगर हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा देखा तो उसने जो सिनेमा ऑडियंस ने याद रखा, कभी कभी ऐसा होता है कि उस ज़माने में फिल्म चलती नहीं, लेकिन बाद में हम ऑडियंस उसको हमेशा ज़िंदगी भर याद रखता है। ऐसे भी काफ़ी बार हुआ है। तो मुझे लगता है ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट, एंड हम कोशिश करते हैं कि उस ऑडियंस तक हम पहुँचें, उस ऑडियंस को हमारा काम अच्छा लगे। एंड क्योंकि अगर उनको हमारा काम अच्छा लगा तो हम बार बार काम करते रहेंगे। तो ऑडियंस जो है, जो उनके वो सोचते हैं कि मुझे आज फिल्म को जाना है, मुझे इस फिल्म को फैमिली को लेके जाना है, अकेला जाना है, व्हाटएवर। तो आई थिंक दे आर वेरी स्मार्ट। हम लोग ऑडियंस को हम लोग चूज़ नहीं कर सकते, ऑडियंस फिल्म चूज़ करता है कि मुझे ये देखना है कि नहीं। बाजारवाद का दौर है ना दोस्त, बाजारवाद का दौर है। तो आप ये खरीदे हैं कि आपसे खरीदवाया गया है, ये भी आपको पता नहीं है। हाँ, कई बार बार आता रहता वो इतना आपको टेम्पटेड कर देगा कि आप ये चीज़ ले लो। आप जाते हो ऑडियो के सेगमेंट में, आपको पता भी नहीं होता, आपका अचेतन मन काम करता है, जो फलाना ऐड देखा था, और वो उठा के आप स्मेल कर लेते हो, क्योंकि आपके इस मन में भर दिया गया है। तो बाजार में, मार्केटिंग में किस पर्पस से कोई कौन सिनेमा हॉल तक पहुंचा और देखा, इसका मुझे नहीं लगता 70% दर्शक इसका मूल्यांकन करते होंगे कि मैं ये क्यों देखने आया हूँ, कौन सी चीज़ मुझे लाई है। हम भी उसी के लिए बैठे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, ताकि आपके थ्रू हम दर्शकों तक मैसेज पहुंचाएं कि एक अच्छी फिल्म हम लेके आ रहे हैं 19 तारीख को नज़दीकी सिनेमाघरों में। आम तौर पे ऐसी फिल्में नज़दीकी सिनेमाघरों में सिर्फ पोस्टर पे लिखी जाती थी, और विनोद जी ने भरोसा दिलाया है कि ये फिल्म सच में नज़दीकी थिएटर में आएगी। एक सौ नोएडा में, दूसरा गुड़गांव में नहीं होगा। अब कहाँ जाएगा देखने आदमी? सब कोई चाहता है कि सहूलियत मिले। कई बार हम लोग रिव्यू करते हैं तो कहते हैं कि ये सर हमारे शहर में लगी ही नहीं। जितनी ब्लॉकबस्टर हुई हैं पिछले 10 साल में फिल्में, उनमें से कोई ऐसी थी जो 400 स्क्रीन में रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर हो गई। आप सबका काउंट करना स्क्रीन तो पता चला 7,000, 6,000। सिंगल स्क्रीन का बहुत योगदान रहता है। सब मल्टीप्लेक्स का भी बड़ा योगदान है भाई मेरे। तो सारे शोज उन्हीं उसी फिल्म में की है, और फिर हम बोलते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। इतना प्रचार प्रसार पे पैसा खर्च होता है कि आपको पता भी नहीं, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड करा दिया गया है कि आप मनोरंजन के नाम पे क्या देखना है, वो किसी कहीं और से डिसाइड हुआ है। खैर, मैं प्रवचन देने लगा बाजार पे। आपका रिएक्शन जान के खत्म करते हैं। आपका रिएक्शन? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम अपना काम करते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे काम में कोई इंटरफेयर करे, उसी तरीके से हमको जनता के काम में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है हर चीज़ हम जनता के काम में इंटरफेयर बहुत करते हैं, और वो उन पे छोड़ देना चाहिए। हमने अपना काम कर लिया है,
अब हर चीज़ को इंसान जज करता बैठे, मापता रहे, तोलता रहे और उस हिसाब से काम करे, तो इससे बेहतर वो आदमी काम ही ना करे। तो और आजकल मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ बनाना आसान है, पहुंचाना बहुत मुश्किल। तो वो पहुंचाने की वजह से हम फिल्म बनाते वक्त नहीं थकते हैं, पर प्रमोशन करते वक्त थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, फिर भी चेहरे पे मुस्कान रखते हैं। तो उसी तरीके से, क्योंकि एक बार चीज़ें पहुंच जाएं, अब इस देश में लगान भी चलती है, कंटारा भी चलती है, जवान भी चलती है और 12th फेल भी चलती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान गलत सीख ले रहा है और कोई इंसान सही सीख ले रहा है। वो उसके ऊपर है, हर चीज़ से वो क्या चीज़ें उठाता है और क्या प्रेरणा लेता है और किस राह पे वो चुन आगे बढ़ता है। इस देश में सब कुछ चलता है, मिर्ज़ापुर भी चलता है। मिर्ज़ापुर 3 में कब आ रहा है ये नहीं पूछूंगा, कहानी किस ओर जा रही है, और आपने प्रण लिया था कि अब आप गालियाँ नहीं देंगे, तो मिर्ज़ापुर 3 में क्या? समय आने पे बता दिया जाएगा। फिलहाल 19 जनवरी को मैं अटल होने की सिनेमाघरों में देखिए जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे TV9 डिजिटल। शुक्रिया।